एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज हम एक न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तमिलनाडु से आ रही है। और तमिलनाडु में ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो डीएमके की गवर्नमेंट है वो हिंदी को बैन करने के लिए एक लेजिस्लेशन प्रपोज कर रही है। बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और इस बिल पर चर्चा चल रही है जो कि हिंदी को एक तरीके से हटाने की मांग रख रहे हैं। अब ये क्या है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले गाइस, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूं कि अड्डा 247 आप सभी लोगों के लिए लॉ प्रोडक्ट्स पर 50% का फ्लैट ऑफर लेकर आया है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच में या किसी भी लॉ प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। एंड व्हेनेवर यू वांट टू इनरोल यू हैव टू यूज दिस कोड DP01 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस यहाँ पर एक और चीज जो है वो आपको यहाँ पर नई देखने को मिलेगी जो कि ये है एक स्पिन द व्हील का ऑप्शन। जैसे ही आप किसी भी लॉ प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उसके बाद आपको स्पिन द व्हील यहाँ पर मिलने वाला है। व्हील स्पिन जैसे ही होगा आपको ये चार में से कोई एक ना एक चीज मिलेगी, या तो आपको वॉच मिलेगी या फ्री रिफंड मिलेगा, बुक्स मिलेंगी या फिर ई बुक्स मिलने वाली हैं। और यहाँ पर अश्योर्ड सिलेक्शन का वादा भी अड्डा 247 आप सभी लोगों को कर रहा है कि अगर इस साल आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं भी मिल पाता है किसी भी कारणवश तो अगली साल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और कोई भी एक रुपए भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा एक ऑफर है, दिवाली ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जल्दी से जाइए इनरोल कर लीजिए। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं हमारे पूरे के पूरे, ये देखो पहले बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, हुआ क्या है। तो बेसिकली तमिलनाडु का जो एडमिनिस्ट्रेशन, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, डीएमके की वहाँ सरकार चल रही है जिसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टैलिन है। तो MK स्टैलिन और उनकी जो सरकार है वो एक बिल लेकर आई है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस बिल का नाम क्या है, उस बिल का नाम है तमिल लैंग्वेज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन बिल 2025, जिसमें वो हिंदी को बैन करने की मांग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदी जो है वो हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं हैं और हम यहाँ पर तमिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, और हिंदी जो है वो हम पे इम्पोज की जा रही है। हम हिंदी बोलना नहीं चाहते, हिंदी हम पे इम्पोज की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। तो जो बीजेपी है वो हम पे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हिंदी का जो इम्पोजिशन है वो हम पे फोर्सफुली कर रही है, और इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। और हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं मानते, हम 2 लैंग्वेज फार्मूला को मानते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ 2 लैंग्वेजेस को ही फॉलो करेंगे अपने स्टेट के अंदर, विच इज़ इंग्लिश एंड तमिल। एंड वी विल नॉट डिस्प्ले हिंदी लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये पूरा का पूरा मैटर है और इसी के ऊपर एक लेजिस्लेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो हिंदी है उसको कहाँ कहाँ से हटाने की मांग की जा रही है, पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स एंड बिल बोर्ड से, ठीक है। जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह आप देखते हो वहाँ पर जो हिंदी में लिखे हुए होती हैं चीज़ें, वो आपको अब यहाँ पर नहीं मिलेंगी अगर ये बिल पास हो जाता है। तो अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, डिस्कशन चल रहा है। उसके बाद कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स और ऑफिशियल नोटिसेस जो है तमिलनाडु में जो भी सर्कुलेट होंगे उन पर भी हिंदी को हटाने की बात की जा रही है। फिल्म कंटेंट को भी अब हिंदी में यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। म्यूजिक हो गया, प्रमोशनल मटेरियल हो गया, जो भी स्टेट रिलीज कर रहा है वो यहाँ पर अब हिंदी में नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा गाइस यहाँ पर जब सवाल उठे कि आप हिंदी को बैन कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हिंदी को बैन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से आते हैं और तमिलनाडु में आके वर्क करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के लिए तो हिंदी ज़रूरी है ना, उनको नहीं तमिल समझ में आती तो क्या कर सकते हैं। तो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो आप क्यों नहीं अपना रहे हो। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तमिल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी अपने, अगर हमारा डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, तो हम उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी सफाई देते हुए ये कहा है दैट, और ये चीज़ इम्फेसाइज की है, ठीक है, पर्टिकुलरली इम्फेसाइज की है दैट दिस मेजर डू नॉट टारगेट हिंदी स्पीकर्स बट रादर अपोजेस फोर्स्ड हिंदी अडॉप्शन वाइल प्रोटेक्टिंग तमिल
लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, वो अपनी तमिल की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और उसके बाद जो एमपी हैं डीएमके के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया दैट आवर एक्शन विल रिमेन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई भी काम नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहकर ये चीज कर रहे हैं, हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। एंड वी अपोज फोर्स्ड इम्पोजिशन, जो हमारे ऊपर किया जा रहा है ना, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जा रही है भाषा, ये हम इसको नहीं मानते हैं। तमिलनाडु विल मेंटेन इट्स 2 लैंग्वेज पॉलिसी दैट इज तमिल एंड इंग्लिश एंड दे विल नॉट फॉलो हिंदी। फिर बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। पहले थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर ऐसा चल क्यों रहा है। ये अभी एकदम रिसेंटली ऐसा आपको कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिल रही है, ये बहुत टाइम से चल रही है, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से चल रही है, जब हिंदी को यहाँ पर करिकुलम में और एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। तो तमिलनाडु में 1930s के अंदर जस्टिस पार्टी और जो द्रविडियन पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने रेजिस्ट किया था कि हिंदी को एजुकेशन में मैंडेटरी आप नहीं इन्फोर्स कर सकते हो, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, और उन्होंने हिंदी को करिकुलम के अंदर इन्फोर्स कर दिया था, एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया था कि हिंदी में होगा करिकुलम। और यहाँ पर जो तमिलनाडु में हमको रॉबस्ट तरीके से आउटरेज और यहाँ पर बैकलैश देखने को मिला था हिंदी के प्रति, वो एक तरीके से वहीं से मूवमेंट शुरू हो जाता है कि नहीं, वो लोग हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड दिस स्पार्क्ड वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन। 1937 से 1940 में बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर का प्रोटेस्ट होना यहाँ पर शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से एंटी हिंदी मूवमेंट भी शुरू हो गया वहाँ पर। और कांग्रेस ने भी इसी वजह से वहाँ पर सीट खो दी, क्योंकि कांग्रेस का मानना ये था कि हिंदी यहाँ पर इम्पोज की जानी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए तमिल में भी, तमिलनाडु में। लेकिन तमिल के जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे इस चीज़ को, और वो वायलेंट हो गए थे इसको लेकर। फिर आते हैं 1960s में जो एजिटेशन इन्होंने वापस से शुरू किए, जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो यहाँ पर बोला गया था कि 1965 तक हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर चलते हैं, और 1965 के बाद हम इंग्लिश को हटा देंगे और हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी कंट्री की, जो कि है हिंदी। ठीक है, यानी कि हिंदी आपको सारे स्टेट्स में यहाँ एक तरीके से इम्प्लीमेंट करनी होगी। आप अगर अपनी कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई आपने साइन बोर्ड देखा है तो उसमें हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि उनकी रीजन की लैंग्वेज होती है उसमें भी लिखा हुआ होता है। तो आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हो। अब सेंटर का ये मानना है कि हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हम इम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? इम्पोजिशन का मतलब होता है कि हम आपको ये बोलें कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही यूज़ करो, ना आप इंग्लिश यूज़ करोगे ना आप तमिल यूज़ करोगे, उसे हम बोलते हैं ना फोर्सफुल इम्पोजिशन। हम आप पे हिंदी इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करके ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए बनाई है ताकि हम तमिलनाडु पे हिंदी इम्पोज कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप 3 लैंग्वेजेस को फॉलो करो। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसे भी फॉलो करो, जो आपकी इंग्लिश है उसे भी फॉलो करो, हिंदी है उसे भी फॉलो करो। जिस इंसान को हिंदी समझ में आती है वो हिंदी करेगा, जिस इंसान को इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश में बातचीत करेगी, इंग्लिश में उसको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा, और जिसको तमिल समझ में आती है तो तीनों ही मतलब जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है हमारी हिंदी, इंग्लिश और आपकी जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, वो तीनों ही लैंग्वेजेस यूज़ कीजिए ना, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग प्लस जो माइग्रेंट हैं उन दोनों को ही किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने एजिटेशन दिखाया था उस टाइम पे, और उन्होंने कहा था कि नहीं अब हमको हिंदी जो है वो नहीं चाहिए, और यहाँ पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं बनाना चाहिए। तो जो डीएमके की सरकार थी ना उस टाइम पर, सीएन अन्नादुराई और एम करुणानिधि, इन लोगों ने एक कैंपेन शुरू कर दिया था, मतलब एक एंटी हिंदी कैंपेन ही था वो शुरू कर दिया था। और इन्होंने इस एजेंडा से, इस एम से इस कैंपेन को शुरू किया था कि हमें जो द्रविडियन कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। और इसी वजह से जो कांग्रेस थी वो गिर गई, उसकी सरकार गिर गई और वहाँ पे डीएमके की सरकार आ गई। देन फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। देखो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर बेस्ड है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती ही नहीं है। मानने से सरासर एकदम उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे, जिसके अंदर एक इंग्लिश होगी और दूसरी तमिल होगी। ठीक है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स भी होंगे जो यहाँ कहीं ना कहीं पर तो वॉयलेट कर रहे हैं, है ना। अब उनका तो ये कहना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हम लॉफुल काम कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ये आर्टिकल 19 का वॉयलेशन नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 19 तो आपको ये पावर देता है कि
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, लोगों को बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है, आप उनसे उनका राइट छीन रहे हो अगर आप हिंदी को बैन करते हो अपने स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल भी वहाँ पर रिजाइड करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। आप उनका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19(1)A में दे रखा है उसे आप क्या कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो। और जो ये आप बैन कर रहे हो ना हिंदी को, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है, ठीक है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता जो 19 सब क्लॉज 2 के अंदर दे रखा है, सब क्लॉज 2 के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट टू कम्युनिकेशन होता है, किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते हो कि नहीं हिंदी यूज नहीं होगी, है ना, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद आर्टिकल 29 पर अगर हम आए तो 29 जो है वो एक तरीके से सेफगार्ड देता है कल्चरल और लिंग्विस्टिक हेरिटेज और उसके डिस्टिंक्ट कल्चर को, कि कोई भी जो कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी जिसका कोई डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, कोई लैंग्वेज है या फिर कोई कल्चर है, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रिजर्व कर सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हिंदी को ही क्या कर दोगे, बैन कर दोगे। यहाँ पर आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो, उसके लिए आपको जो लॉज बनाने हैं वो आप बना सकते हो, लेकिन आपका ये कहना कि नहीं हम हिंदी को, क्योंकि हमारे ऊपर हिंदी थोपी गई है, हम बोलना नहीं चाहते तो हम हिंदी को ही हटा देंगे, दैट इज रॉन्ग एंड दैट विल गो अगेंस्ट योर आर्टिकल 29। और उसके बाद आर्टिकल 351 की जब हम बात करते हैं तो वो आपके जो सेंटर है, सेंटर को ये एक तरीके से मैंडेट करता है कि हिंदी को प्रमोट करना है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है। आर्टिकल 351 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बात कर रहा है कि पार्लियामेंट की यानी कि स्टेट, हमारे सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी के प्रमोशन को बढ़ाए और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करे। सारे स्टेट्स में हिंदी भाषा बोली जानी चाहिए और उसका यूज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ बोली गई आर्टिकल 351 में। तो क्या इन आर्टिकल्स के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है ये बिल? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर काम करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं करेंगे, तो फिर इन आर्टिकल्स का क्या, आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 351 का क्या? और यहाँ पर पार्लियामेंट को आर्टिकल 351 में स्पेशल पावर दे रखी है कि वो लॉज भी बना सकता है ताकि वो हिंदी को प्रमोट करे, क्योंकि वहां पर उनकी ड्यूटी है, पार्लियामेंट की ड्यूटी है हिंदी को प्रमोट करना। तो यहाँ पर अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए कोई लॉ बना सकता है। अब स्टेट जो है, स्टेट एक अलग लॉ बना रहा है, ठीक है, जिसमें वो हिंदी को बैन कर रहा है। तो जब कोई इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है स्टेट और सेंटर के रूल्स में, स्टेट या फिर सेंटर के लॉज में, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करता है? आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है कि सेंटर ने कोई अलग लॉ बना दिया और स्टेट ने कोई अलग लॉ बना दिया, तो हमेशा पार्लियामेंट जो कि सेंटर है उसका लॉ प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 354 यही कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी की बात करता है। और उसके बाद यहाँ पर यह चीज भी बोली गई है कि अगर यहाँ पर राज्य सरकार ने यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये जो बिल प्रपोज किया है, इस पर अगर ये प्रेसिडेंट का एसेंट रिजर्व कर लेता है तो ही सिर्फ ये बिल पास हो सकता है, उनके स्टेट असेंबली में तमिलनाडु में ये बिल पास हो पाएगा अगर उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट ले लिया तो। अब उसके बाद ये जो बिल है वो गवर्नर के पास भी जाना है, तो गवर्नर के पास यहाँ पर कुछ पावर्स होती हैं बिल से रिलेटेड। अब क्या क्या पावर्स होती हैं? वो बिल को अप्रूव कर सकता है, बिल को रिफ्यूज रिजेक्ट कर सकता है, या फिर बिल को वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या फिर वो विदहोल्ड भी करके रख सकता है। लेकिन रिसेंटली ही जो 10 बिल थे जो गवर्नर ने पास नहीं किए थे और उनको लटका दिया था, उसके ऊपर जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला था और गाइडलाइन दिया था कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक किसी बिल को लटका के रखे, उसे अपनी एसेंट देनी पड़ेगी एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। देन उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको लॉ अभी पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया, वो लैंडमार्क जजमेंट का नाम है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये जो पूरा केस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिर जब हम आगे बात करते हैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अब हमें समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये हो क्यों रहा है ना, डीएमके की जो गवर्नमेंट है उनकी कोर फिलॉसफी क्या है, पहले वो समझिए। वो ये मानती है कि यहाँ पर उनको फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उनकी ये कोर आइडियोलॉजी है, फेडरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, स्टेट की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और वो हिंदी डोमिनेंस को अपोज करते हैं, ठीक है, वो हिंदी डोमिनेंस को अपोज करते हैं। पार्टी ही इस आइडियोलॉजी पर बनी थी कि वो एंटी हिंदी क्या है,
एंटी हिंदी पॉलिसी को वो फॉलो करेंगे। देन उसके बाद दिस लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट डीएमके's फंडामेंटल आइडियोलॉजी द्रविडियन मॉडल, ठीक है, जो द्रविडियन मॉडल है वो इम्फोसाइज करता है तमिलनाडु के कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन और रैशनलिस्ट थिंकिंग को। एंड देन उसके बाद जब हम बात करते हैं डीएमके का जो ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्या यहाँ पर ये कल्चरल आइडेंटिटी को दिखा रहा है या फिर ये एक पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि स्टेट का अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं ताकि जो कोर तमिल पॉपुलेशन है वो उनका वोट उनको मिल जाए, सिक्योर कर सके। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव भी हो सकता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल लीगल चैलेंजेस की। कौन कौन से लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बिल है वो पास हो जाता है और ये एक एक्ट बन जाता है, तो इस पर लीगल चैलेंजेस जो एक्सपेक्टेड हैं उठ सकते हैं। वो एक एक्सपेक्टेड चैलेंज है कि ये मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और मद्रास हाई कोर्ट ने भी अगर उसे अप्रूव कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट में सीधा चैलेंज होने वाला है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शंस हैं जो आर्टिकल 14, 19, 301 इन सब में उठाए गए हैं वो भी सामने आएंगे और इनके ऊपर भी अच्छी खासी बहस चलने वाली है। और यहाँ पर पॉसिबल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में एक लंबा टसल भी चलने वाला है। उसके अलावा गाइस, उसके अलावा यहाँ पर जो तमिलनाडु है यहाँ पर उनको बिल के ऊपर वापस से रिकंसिडरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या ये भी हो सकता है अभी जो न्यूज़ है वो ये भी मुझे सुनने में आई है कि क्योंकि पॉलिटिकल बैकलैश हो रहा है इस वजह से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो इस बिल को वापस से ले रही है, ठीक है, वापस से ले रही है, इसको पास नहीं कर रही है, इस बिल को ही उन्होंने वापस से ले लिया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये बिल हिंदी को बैन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी पाएगा तो किस हद तक ये बैन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो इनका ये कहना है कि हम पूरे स्टेट से ही हिंदी हटा देंगे, हम हर जगह, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे फिर आपकी पब्लिक जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि साइन बोर्ड्स वगैरह, इन सभी से हम हिंदी को हटा देंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे मान लीजिए मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, म्यूज़िक है, इंडस्ट्री है पूरी उनकी जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहाँ से भी हम हिंदी को हटा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा सेटबैक देके जा सकता है। कमर्शियल पर्पस से जो उनका इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर डाउन जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में जो मूवीज़ बनती हैं और साउथ इंडिया में जो मूवी बनती हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी फेमस होती हैं, चलती हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया चलती हैं हिंदी डबिंग में, है ना। तो अगर आपने ये नहीं किया और आपने एकदम से हिंदी को बैन कर दिया तो हो सकता है आपको इकोनॉमी सेटबैक मिल सकता है, इकोनॉमिक, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल है वो चलता रहेगा, है ना। तो ये एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि क्या होता है आगे। आई होप आपको ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, पूरी न्यूज़ है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए गाइज फॉलो कर लेना Adda247 को, शेयर कर देना इस वीडियो को और लाइक भी कर देना। चलिए बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक वीडियो में।